हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस में। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आपका 2022 का जो पीवाईक्यू है, यूपी पीएससी वाला, उसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे, खासकर पॉलिटी और साइंस से, उस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं विस्तृत रूप से, जो आयोग के द्वारा पूछे गए थे। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, जल्द से जल्द सभी ग्रुप में शेयर कीजिए और आ जाइए ताकि स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो इससे पिछले वाले सेशन में हम लोग जो है 2023 का जो पीवाईक्यू है वो हम लोगों के द्वारा एनालिसिस किया गया था, और मुख्य रूप से पॉलिटी का सेशन भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से कोई एक्स्ट्रा प्रश्न जो है नहीं आएगा, चूँकि आगामी 22 दिसंबर के आसपास जो है पेपर होने वाला है, उसी के मद्देनज़र जो है हम लोग इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। तो जल्द से सभी लोग जुड़िए ताकि चला जाए हम लोग। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका है, पॉलिटी से संबंधित है, और खासकर जो समिति बनी थी, जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं या जो नगर पंचायत है या मुख्य रूप से जो पंचायती व्यवस्थाएं हैं, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो अलग अलग समितियां बनी थी, कब बनी थी, उसका मिलान से संबंधित ये प्रश्न है। आपको ऐसे तो पता ही होगा कि 1957 में एक समिति बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी के समय। वह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, और वह समिति त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। और इसी समिति के सिफारिश को 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में क्या किया गया, राजस्थान के जो नागौर जिला है वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लागू किया गया। लेकिन उस समय संवैधानिक दर्जा उनको प्राप्त नहीं थी। ठीक है, वह उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, कहीं वो राज्यों के ऊपर डिपेंडेबल था कि राज्य कैसे करें। लेकिन अलग अलग समितियों के सिफारिश के बाद कौन से संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन, हालांकि इससे पहले भी प्रयास किए गए थे राजीव गांधी जी के सरकार में। ठीक है, तो उनके सरकार में भी इसका प्रयास किया गया था 1986 के समय, इसको मुख्य रूप से संवैधानिक दर्जा देने के लिए। लेकिन वह बिल जो है, विधेयक जो है, लोकसभा में पास हो पाया, और चूंकि मतलब पारित नहीं हो पाया वो मुख्य रूप से, इसलिए वह संवैधानिक दर्जा उनको नहीं दिया गया। बाद में 1991 में आपको पता ही है, सरकार आया था, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी थी, और यह सरकार फाइनली जो है 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के रूप में 1992 में संशोधन को कंप्लीट कराई, और ग्राम पंचायतों के लिए भाग 9 ऐड किया गया और नगर पंचायतों के लिए भाग 9B ऐड किया गया, और अनुसूचियों में अनुसूची 11 और अनुसूची 12 जोड़ी गई। और आपको पता भी है कि यह लागू कब हुआ, 1993 में लागू किया गया। ठीक है, इस 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन को। ठीक, तो अनुसूचियां भी 2 जोड़ी, ये याद रखिएगा। कौन कौन अनुसूचियां जोड़ी गई, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अनुसूची 11 73वें से, और अनुसूची 12 जो है वो 74वें से जुड़ी। अब वर्तमान में अनुसूचियों से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या, शेड्यूल्स की संख्या कितनी है, तो 12 है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितनी थी, तो उस समय अनुसूचियों की संख्या मात्र 8 थी। 8वीं जो अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है। भाषाओं में भी कई बार संशोधन, लगभग मतलब 3 बार संशोधन किया गया, और पहले जो भाषाएं थी वह 14 थी, और ये तीनों बार संशोधन करके तब भाषाओं को बढ़ा के कितना हो गया, भाषाएं इस समय कितनी है, मुख्य रूप से 22 भाषाएं हैं। जिसमें से कौन कौन संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाषाएं जो है बढ़ी हैं, वो है आपके 21वें संवैधानिक संशोधन जो 1967 में हुआ था, और दूसरा था 71st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो 1992 में हुआ था, और एक हुआ था 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह जो 2003 में हुआ था। इन तीनों अलग अलग संवैधानिक संशोधनों के द्वारा क्या किया गया, जो शेड्यूल 8 है आपका, अनुसूची 8 है, उसमें भाषाओं को ऐड करता चला गया। तो आज जो भाषाओं की संख्या है वो कितनी हो गई है, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हाल का युग, चूंकि ये पूछ भी सकता है
कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शास्त्रीय जो भाषाएं थी वो कितनी थी, 6 थी। अभी 5 जो है और ऐड हुई हैं लेटेस्ट, ठीक है, इसी वर्ष 2024 में। तो 5 जो ऐड हुई हैं उन टोटल को मिलाकर कितना हो जाएगा, 11। तो अभी जो प्रेजेंट में बात किया जाए शास्त्रीय भाषाओं की, तो शास्त्रीय भाषाएं है कितनी, तो प्रेजेंट में शास्त्रीय भाषाएं आपकी 11 है, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए तो पहला आपका इधर दिया है सूची समिति और इधर दिया है नियुक्ति का वर्ष, कब नियुक्ति किए गए थे। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, इसको मैंने बताया ही आपको। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। तो ए का तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ए का 1 कहाँ कहाँ है, ए का 1 आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट हो गया, ऑप्शन बी। ऐसे ही एक ही में देख के आपको पकड़ में आ गया कि हाँ यही है। अगर आगे भी अगर आप जांच करना चाहते हैं तो अशोक मेहता समिति बनी थी 1997 में, यानी 2 सही है, ठीक है। तो 1997 में बनी थी, इस समय सरकार कौन थी, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किनकी, मोरारजी देसाई जी की, किनकी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, ये आपको पता भी होगा। और यह रिकमेंडेशन दिया था 1978 में, लेकिन इनके रिकमेंडेशन को जो है लागू नहीं किया गया। और बात किसकी की गई थी, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा, और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय, और लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, नागौर राजस्थान, ठीक है। और चूंकि संवैधानिक तो 73-74 से दिया गया, ये मैंने बताया ही आपको। और अशोक मेहता जो समिति है वो द्वि स्तर पे बात किया था पंचायती राज को, और मुख्य रूप से इनके रिकमेंडेशन को माना भी नहीं गया, क्योंकि सरकार भी मुख्य रूप से क्या हो गई, गिर गई, मोरारजी देसाई जी की सरकार गिर गई। हाँ, बीपी मंडल आयोग भी इसी समय बना था, इन्हीं की सरकार में बना था। जो मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी 1977 में, उसी समय बीपी मंडल आयोग। और 44वां संवैधानिक संशोधन जो भी किया गया था 1978 में, जो अधिकतर 42वां संवैधानिक संशोधन के जो किए गए थे उनमें कटौती किया, वो भी किन के समय हुआ था, तो मोरारजी देसाई के समय हुआ था, ठीक है। और तीसरा क्या है, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, यही 86 में ही शुरू हुआ था, वो उनके समय, राजीव गांधी के समय। और रिकमेंडेशन को मानने के लिए तैयार भी हो गए थे और संशोधन करने के लिए भी तैयार हुआ, हालांकि पारित नहीं हो पाया। तो पहली बार संवैधानिक दर्जा देने का कार्य राजीव गांधी जी की सरकार ने शुरू किया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। और आगे अगर जो पारित हुआ, संवैधानिक दर्जा मिला 1991 में, याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार में। और एक थुंगन समिति बनी थी कब, 1988 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आई, ठीक, ये चीज़ें मैं बताया। आगे देखिए, आगे कह रहा है आपका, मुख्य रूप से ये प्रश्न है जो आपका विज्ञान का क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड। कह रहा है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी जो है, जानते हैं आप, इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है कीटनाशक के रूप में। तो कह रहा है क्या है, जैव रासायनिक प्रदूषक है कि अजैव अपघटनिक प्रदूषक है कि जैव अपघटनिक प्रदूषक है या गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या ये गैर प्रदूषणकारी है, नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि इससे तो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो प्रदूषक तो है, लेकिन प्रदूषक अब कैसा है, डी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब तीनों में आपको देखना है, प्रदूषक है तो कैसा है, जैव रासायनिक प्रदूषक है कि अजैव अपघटनीय जो है प्रदूषक है, कैसा है। तो यह मुख्य रूप से कैसा प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, डीडीटी का उत्पादन केवल HIL को करता है लिमिटेड, और हिंदुस्तान इनिशिएटिव लिमिटेड के रूप में किया जाना जाता था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और मुख्य रूप से इस श्रेणी में किसको किसको आप रख सकते हैं, पारा जो है HG, लेड जो है PB, जो व्हीकल्स चलते हैं उससे भी ये निकलता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉल्यूटेंट है, ठीक है, ये भी एक प्रकार के क्या है, पॉल्यूटेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। किस ऊर्जा का, बायोमास ऊर्जा का। तो बायोमास ऊर्जा के बारे में आपको पता होगा कि बायोमास ऊर्जा से निकलता क्या है, बायोमास ऊर्जा से निकलता है हाइड्रोकार्बन एक, और उस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, ये जो हाइड्रोकार्बन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेथेन। क्या नाम है,
मेथेन नाम है, ठीक है। तो मेथेन निकलता है, ठीक, बायोमास से। अब ये सबसे ज्यादा पाया कहाँ जाता है, धान की जो खेत होती है उसमें, धान की खेत में पाया जाता है। वैसे अगर दलदली वाले जो स्थान है वहां पर भी आप देख सकते हैं इसको सबसे ज्यादा, ठीक है। इसका एमिशन होता है, किसका, मेथेन का एमिशन होता है, ठीक। दलदली स्थानों पर भी होता है, ठीक। तो कह रहा है कि कौन इसका स्रोत नहीं है, मतलब मेथेन का स्रोत कौन नहीं है, या बायोमास ऊर्जा का कौन स्रोत नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का कौन स्रोत नहीं है, क्या लकड़ी नहीं है, गोबर नहीं है, कोयला नहीं है, कौन नहीं है, परमाणु ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक। तो जो ईंधन जंतु उत्पाद अथवा पादप उत्पाद से प्राप्त होता है उन्हें क्या कहा जाता है, बायोमास कहा जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें समझ गए। तो जो लकड़ी है ये सारी चीजें क्या है, बायोमास है एक प्रकार के। और बायोमास से लगभग मीथेन की मात्रा कितनी परसेंट तक होती है, 75% तक होती है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका संविधान से रिलेटेड। कह रहा है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है, जो शॉर्टकट में जिसको कहा जाता है कैग, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जो जनरल होता है, यानी महालेखा जो परीक्षक होता है, इसकी अगर आर्टिकल की बात की जाए, किस आर्टिकल में इसका वर्णन है बताइए तो, कौन से अनुच्छेद में वर्णन है इसका, कैग का। हाँ, अटॉर्नी जनरल का तो 76 में है, अटॉर्नी जनरल का किस में है, 76 में। कैग का बताइए, कैग का किस में है बताइए। बताइए कैग का किस में है, तो बताइए किस में इसका वर्णन है। तो इसका वर्णन है आर्टिकल 148, मतलब अनुच्छेद 148 में वर्णन किया गया है किसका, महालेखा परीक्षक का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। अब जो महालेखा परीक्षक होते हैं पूरे भारत में कितने, एक, ठीक है। यानी राज्यों का भी जो ऑडिट होता है, स्टेट और यूनियन दोनों का ऑडिट करने का, लेखा परीक्षक करने का काम कौन करता है, यही कैग करता है, ठीक है। ये चीजें तो आपको समझ में आई होगी। अब कैग क्या करते हैं, भारत की अगर बात की जाए और थोड़ा सा ब्रिटेन की बात कर ली जाए, कहा, इंडिया एंड ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो कैग होता है, इनको केवल ऑडिट करना ही नहीं बल्कि उस पर क्या करता है, कंट्रोल करने का भी काम करता है। क्या करता है, कंट्रोल करने का भी काम करता है। लेकिन इंडिया में जो कैग है वो क्या करते हैं, वो केवल और केवल क्या कर सकते हैं, ऑडिट करते हैं। और इनका जो लेखा परीक्षक होता है, ठीक है, किनका, कैग का, ये जो लेखा परीक्षक होते हैं इनके जो रिपोर्ट होता है, इस रिपोर्ट को कौन प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के पटल पे क्या करते हैं, रखते हैं, संसद के पटल पे रखते हैं। अब इनके रिपोर्ट को जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए एक समिति बनी होती है। इनके रिपोर्ट को परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या बनी होती है, एक कमेटी बनी होती है। कौन, क्या बनी होती है, कमेटी, एक समिति। उस समिति का क्या नाम है, तो उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। क्या है, लोक लेखा समिति, यानी उस समिति का नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति। क्या, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति क्या करती है, लोक लेखा समिति में जो मेंबर्स होते हैं वो टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होगा कि मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, ठीक। इस चीज को आप बताएंगे कितने सदस्य होते हैं, 15, 15 और 7 सॉरी 22 सदस्य होते हैं। कितने, सॉरी इस चीज को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, 22 होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। 7 मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं। इसको हेड कौन करता है, लोक लेखा समिति को, तो लोक लेखा समिति को हेड करता है जो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। कौन, लीडर ऑफ
ऑपोजिशन। ये क्या करते हैं, हेड करते हैं किसको, लोक लेखा समिति को। तो लोक लेखा समिति, इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा क्या आपका, लोक लेखा समिति। तो कैग का जो रिपोर्ट होता है उसको ऑडिट करने का, मुख्य रूप से परीक्षण करने का काम कौन करता है, लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब रही बात लोक जो कैग है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो कैग के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जो कैग है, कैग मुख्य रूप से केवल यूनियन का ही मतलब ऑडिट करता है या राज्यों का भी करता है, तो यूनियन और जो स्टेट्स होते हैं दोनों को ऑडिट करने का काम करता है। ठीक है, दोनों के लेखाओं को क्या करता है, ऑडिट करता है। ठीक, दूसरी चीज अगर पूछ जाए कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या यह किसी के प्रसाद मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं, नहीं, यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इनको भी हटाने की प्रोसेस वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, ठीक है, वही ठीक प्रोसेस है। हाँ, कैग एक बार अगर कोई व्यक्ति नियुक्त हो गया तो फिर ये नियुक्ति होने के बाद किसी दूसरे पद के लिए वो एलिजिबल नहीं होता है, किसी दूसरे पद पर उसकी नियुक्ति उसके बाद से नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे पारदर्शिता करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी जो है होती है उसके लिए किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने बताया ही, इसमें 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से, 22 टोटल सदस्य होते हैं। ठीक है, इस और विपक्ष दल का जो है वो मुख्य रूप से समिति का अध्यक्ष होता है, मैंने बताया, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, वही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है। कह रहा है एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, दोनों सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, इसके बारे में देखना है। अभिकथन ये है क्या कि 73वां संवैधानिक संशोधन भारत का स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। ठीक है, 73वें संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन की, ठीक है, संवैधानिक जो है मुख्य रूप से इनको दर्जा मिला कब, 1992 में, लागू हुआ 1993 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1993 24 अप्रैल 1993 से। ठीक, कारण क्या कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्राप्त की। ठीक है, अब बताइए क्या ये ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो दोनों कारण और अभिकथन क्या है, दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर जो है वो दोनों क्या है, सही है, और जो दूसरा आर जो है कारण है वह अभिकथन का सही व्याख्या करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, तो मैंने बताया है कि 1992 में कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची में अनुसूची 11 जोड़ी गई। ठीक, इस चीज को मैंने पहले ही बता दिया था। आगे देखिए अगला आपके फिजिक्स से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स जो होता है या थर्मोडायनामिकली रूप में कार्बन का सबसे स्थिर कौन सा भाग है, हीरा है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, कोयला है, क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उष्मागतिकी, अच्छा उष्मागतिकी होता क्या है, थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। उष्मागतिकी का रूल्स ही होता है कि उष्मा को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर दिया जाता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे गतिज से स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज से गतिज ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से फिर आपको यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, फिर सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक, ऐसे चेंज किया जाता है। तो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है। ठीक है, उष्मागतिकी के नियम पे ही आधारित है, लेकिन मुख्य रूप से क्या किया जा सकता है, नहीं तो समाप्त किया जा सकता है और नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी थर्मोडायनामिक्स, इसमें कौन करेगा, ऑप्शन सी करेगा। ठीक है, अच्छा ग्रेफाइट ही क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट आपको पता है कि ये कार्बन के सभी मुख्य रूप से, तो कोयला कार्बन ही है, और ये हीरा जो है वो क्या है, कार्बन का ही अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है। लेकिन इन दोनों में विद्युत का सुचालक कौन है, सुचालक कौन है विद्युत का, ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है। ठीक, हाँ, जो मुख्य रूप से अधातु होते हैं वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही था, मैंने बताया ही। आगे देखिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विषय पर विचार कीजिए और क्रम अनुसार संविधान में उल्लिखित व्यवस्था कीजिए कि संविधान में कैसे व्यवस्था है, क्रम के अनुसार जो दिया गया है क्रम के अनुसार सजाना है। जैसे भाग हैं सब अलग अलग, जैसे पहला है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है नागरिकता, चौथा है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और इसी को दिए गए कूट के अनुसार आपको सजाना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा कूट सही होगा, बताइए कौन सा कूट सही होगा। बताइए कौन सा कूट सही होगा। कौन सा कूट सही होगा बताइए। देखिए तो पहला जो क्या कह रहा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स जो है उसका वर्णन किस में है, आप देखे होंगे पार्ट 1 में पढ़े होंगे, तो किसमें, पार्ट 1 में, भाग 1 में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य तो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है, ये आपको पता भी होगा, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। और मुख्य रूप से कौन से संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। और कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 4 क या भाग 4A, ठीक है। नागरिकता किसमें है, नागरिकता आपके भाग 2 में है, ये आपको पता होगा। अनुच्छेद अगर बात किया जाए कहां से कहां तक, अच्छा इसमें कहां से कहां तक अनुच्छेद है, पार्ट 1 में 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। इसमें अगर 4 का में देखा जाए तो कितनी संख्या है, इस समय 11 है। 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1 बढ़ा दिया गया, नहीं तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, तो अब कितने हैं, 11 है, ठीक है। ये भी चीज नागरिकता में कहां से कहां तक है, तो 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक कहां किस में है, नागरिकता में है। आगे दिया गया है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका किस में वर्णन है, पार्ट 4 में है, भाग 4 में है। तो भाग 4 में है कहां से कहां तक, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51, यानी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, ठीक। अब आपको सजाना है, तो पहले कौन आएगा, भाग 1 यानी पहला आएगा। तो पहला कहां पे है, यहां पर भी पहला नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, बी ऑप्शन में पहला है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी होगा। और वैसे भी देखिए पहला तीसरा चौथा दूसरा होगा क्या, पहला के बाद से तीसरा ऑप्शन देखिए भाग 2 है, उसके बाद से कौन है, चौथा, ठीक है, चौथा यहाँ पे, उसके बाद से सबसे लास्ट में 4 का आएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कूट के अनुसार, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन है बताइए। ऊन है, प्लास्टिक के कप है, एल्युमिनियम का फाइल है, कांच का बोतल है, कौन जैव निम्नीकरण है इसमें से, बताइए कौन सा पदार्थ, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जैव निम्नीकरण का मतलब होता क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल, मतलब मुख्य रूप से उसका आप पुनः जो है यूज कर सकें, उसको रिसाइकिल किया जा सके, तो कौन होगा इसमें ऑप्शन सही आपके अनुसार, ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो कौन से पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा क्या किया जा सके, पृथ्वी में घुल मिल जाए, ठीक है, और पर्यावरण में उनसे कोई क्षति न हो, उसी को कहा जाता है जैव निम्नीकरण। तो ऊन क्या है, एक प्रकार का जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके संविधान से है, क्या प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। अच्छा, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में भी शामिल किया गया है। आपसे एक तरह से और भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, अच्छा इसमें तो यही पूछा गया है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है, यह देख ही लेते हैं हम लोग, लेकिन जिस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, तो संविधान के किन किन अनुच्छेदों में इसको जोड़ा गया या किन किन भागों में जोड़ा गया, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, 2 भागों में, 3 भागों में, कहाँ कहाँ। तो शिक्षा के अधिकार, अगर शिक्षा वाला जो है राइट टू एजुकेशन, कहाँ कहाँ है, एक तो आपका मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही, ठीक है, और ठीक उसके बाद से आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A में जो मौलिक अधिकार है, और उसके बाद से डीपीएसपी में भी जोड़ा गया, क्या बताइए, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार डीपीएसपी में भी जोड़ा गया क्या, हाँ डीपीएसपी में भी जोड़ा गया, ठीक है, डीपीएसपी में भी अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है।
तो इस चीज को याद रखिएगा। 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की जो शेड्यूल 8 है, अनुसूची जो 8 है, उसमें भाषा एक जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो शेड्यूल 8 अनुसूची 8 में। ठीक है, तो पहला तो हम लोग कंफर्म कर लिए। हमारा इस प्रश्न का आंसर तो सी होगा। ठीक, मैंने सबको इसलिए बता रहा हूं मैं। 93वां जो संवैधानिक संशोधन 2005 में हुआ, उसके द्वारा क्या किया गया? मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी हो जाएगी? 15%, कुल सदस्यों की संख्या का। दिल्ली के लिए कितना? 10%। इसको याद रखिएगा। 103वां के द्वारा क्या किया गया बताइए? 103वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% रिजर्वेशन किया गया, कॉमन रिजर्वेशन, वो 103वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी तक कितने हो चुके हैं संशोधन भारतीय संविधान में? 106 संवैधानिक संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नारी शक्ति अधिनियम था 106वां। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, यानी रासायनिक धुंध में प्रकाश कैसे होता है बताइए? ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम आयन में, दूसरा है ओजोन, तीसरा है मीथेन, चौथा है फास्फोरस। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है आपका, कौन सा होगा? यानी प्रकाश रासायनिक धुंध जो होता है वो किसके कारण होता है? एल्युमिनियम आयन के कारण, या ओजोन के कारण, या मीथेन के कारण, या फास्फोरस के कारण? किसके कारण होता है बताइए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, ओजोन। अच्छा, ओजोन क्या है? O3। अच्छा, ओजोन जो है, ये जो ओजोन है O3, ये जब क्षोभ मंडल, जैसे आपको पता होगा, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो घिरा हुआ वायु की जो परतों से घिरा हुआ आवरण है, उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वो तो वायुमंडल होता है। अब ये वायुमंडल की कितने परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। जैसे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद क्या होगा? समताप मंडल, समताप मंडल के बाद से जाएंगे तो मध्य मंडल होगा, उसके बाद से क्या होगा? आयन मंडल होगा, उसके बाद से वायुमंडल होगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो क्षोभ मंडल में जब ये ओजोन पाया जाता है, क्षोभ मंडल और धरातल के जब समीप पाया जाता है, तो ये क्या करता है? यह प्रदूषक का काम करता है। किसका काम करता है? प्रदूषक का। लेकिन यही समताप मंडल में जब पाया जाता है, किसमें? जब ये समताप मंडल में पाया जाता है इसका लेयर ओजोन का, O3 का, तो मुख्य रूप से तब ये क्या काम करता है? जो यूवी रेज होती हैं, यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, किसकी? द लाइट ऑफ सन की, सूर्य के प्रकाश की, उसको छानने का काम करता है। उसको छानने का काम करता है। इस चीज को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या है? डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां से प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि इधर डेंगू और इधर कर लीजिए मलेरिया। ठीक है, डेंगू हो गया, इधर मलेरिया। जो डेंगू है यह कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। किससे होता है? विषाणु से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। और ये किससे होता है? जीवाणु से नहीं, जीवाणु से नहीं होता है, प्रोटोजोआ से होता है। किससे? प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, वही अगर डेंगू की बात किया जाए तो कौन सी किसके कारण फैलता है? जो मादा मच्छर होती है ना, मादा एंडीज। कौन सी मच्छर? मादा एंडीज जो मच्छर होती है उसके काटने से फैलता है। और यह मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होती है मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होती है उसके काटने से क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। यह क्या करता है? जो विषाणु प्लेटलेट्स ही खा जाता है, प्लेटलेट्स को ही क्या कर जाता है? खा जाता है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? कौन सा ऑप्शन होगा आपका? मादा एनाफ्लीज होगा, एंडीज होगा, क्यूलेक्स होगा, एशियाई बाघ मच्छर होगा? कौन होगा? मादा एंडीज मच्छर होगा। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक, प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होने लगती है? घटने लगती है, मैंने बताया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि जो शनि ग्रह है, ठीक है, शनि ग्रह के वायुमंडल में, जैसे पृथ्वी का है अपना वायुमंडल, ठीक, शनि ग्रह का भी जो वायुमंडल है
उस वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है बताइए। नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी गैस जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है? किसमें? शनि में बताना है, शनि ग्रह में। तो शनि ग्रह के जो वायुमंडल होता है उसमें कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? अच्छा, जो पृथ्वी अगर पूछ दे तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? अगर पृथ्वी के पूछे तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ठीक है, तो शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। कौन गैस? मीथेन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा? मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए यौगिक में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो प्राकृतिक गैस किस में पाया जाता है? मीथेन में, हेक्सेन में, बेंजीन में, ब्यूटेन में, किस में पाया जाता है बताइए तो? ये तो आसानी से प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं आप। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है कौन सा है? अभी मैंने बताया था कि धान की खेतों में पाया जाता है, सूत्र है CH4, हाइड्रोकार्बन एक होता है। ठीक है, और दलदली स्थानों पर ज़्यादा पाया जाता है। गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन होगा ऑप्शन? मीथेन होगा। कौन सा होगा? मीथेन होगा। ठीक है, अच्छा ये पूछा जाए एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो क्या है? एल्केन है। यह क्या है? एल्केन है। इसको भी याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो प्राकृतिक गैस वो कौन सा है? मीथेन है। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है जो केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किस झील में अवस्थित है? मन किस झील में यह राष्ट्रीय उद्यान जो है बताइए। और मैं बता दे रहा हूं, यह जिस झील में है, उस जिस राज्य में यह झील है उस राज्य का नाम क्या है? मणिपुर है। अभी वहां पे देख ही रहे हैं, दो जो ट्राइब्स हैं उन दोनों ट्राइब्स के बीच क्या हो रहा है? अभी बहुत ज़्यादा दिनों से कन्फ्लिक्ट है, जिसके चलते वहाँ पे जो है स्थितियाँ सही नहीं है। तो बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस झील में अवस्थित है? कोलेरू, डल। अच्छा, डल कहाँ पे है? डल और बुलर झील तो इधर नहीं होगा, मणिपुर की तरफ तो होगा नहीं। क्यों? जम्मू कश्मीर साइड में है। ठीक है, तो दो बच गया, लोकटक और कोलेरू। कौन होगा? लोकटक होगा। ठीक है, तैरता हुआ झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, लोकटक झील को, ये चीज याद रखिएगा। तो कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है? संगाई हिरण भी पाया जाता है, डांसिंग डियर जिसको कहा जाता है, तो ये भी यहाँ पे पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। अकेला तैरता हुआ उद्यान विश्व का है, विश्व का सबसे बड़ा जो अकेला तैरता हुआ उद्यान कौन है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में। ठीक, आगे देखिए, तो ये था हमारा आज का जो विज्ञान और मुख्य रूप से पूछा गया था आपके यूपीपीसीएस के 2022 के पेपर में। आपके संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, ये हमने डिस्कस किया। आशा करते हैं ये जो डिस्कशन किया गया है वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर कल एक अगले PIQ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।